नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर मनी में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था बजट का। बजट आ भी गया। आज हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिनके ढेरों प्रोडक्ट्स में हम निवेश करते हैं, उन्हें ये बजट कैसा लगा, क्या थी उनकी उम्मीदें और कितना खरा उतरा बजट उनकी उम्मीदों पर। आपके निवेश स्ट्रैटेजी में अब कोई बदलाव करने की जरूरत है या नहीं, ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल हो रहे हैं बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एएस नारायणन और साथ ही प्राइमेरिका म्यूचुअल फंड के सीईओ फिक्स्ड इनकम महेंद्र जाजू। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। मिस्टर नारायणन, पहले आपसे जानना चाहेंगे हम, कोई बहुत बड़े बोल्ड रिफॉर्म्स नहीं अनाउंस किए गए इस बजट में। इंश्योरेंस सेक्टर की उम्मीदें क्या थी और उस उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? ऑनेस्टली स्वाति, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी इस टाइम, क्योंकि जो मेन काम है वो पार्लियामेंट में पास होना है, विच इज द इंश्योरेंस रिफॉर्म बिल। वो ये बजट में नहीं हो सकता था। इस तरीके से अगर आप देखें तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं। हाँ, सर्विस टैक्स का थोड़ा इंक्रीज किया गया है, विच इज ऑल्सो बीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफसेट बाय 100% सेट ऑफ इन सर्विस टैक्स। सेकेंडली, जो 10 times कवर दिया गया है रिक्वायरमेंट, which is something that we'll have to take into account. So these are the two major things. Thirdly, थोड़ा disappointment है जो 5,000 rupees का आपने 35,000 rupees में डाल दिया है मेडिकल preventive health check का. So these are the three things. If you look at expectations, then there were not any. हम बाद में बात करेंगे कि उम्मीदें क्या थी आपकी। जो चीज आपको पसंद आई उसमें से एक पॉइंट क्या था इस पूरे अनाउंसमेंट में? इस पूरे अनाउंसमेंट में एक ये चीज थी कि you have a set off against service tax, and secondly also on the rural side there's been service tax exemption for business in rural areas, which is a slight benefit because we do significant amount of business in rural areas. महेंद्र, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अच्छे अनाउंसमेंट्स क्या रहे जो इंडस्ट्री को आगे ले जाने में, इसकी ग्रोथ में मदद कर सकते हैं? देखिए, जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे अभी हमारा मार्केट डील कर रहा था, वो था फिस्कल कंसोलिडेशन। तो एक चीज जो सबने कही है कि ये जो बजट है वो बहुत ही रियलिस्टिक एस्टिमेट्स से बनाया गया है। तो आप देखो कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी हाइक किया है, उन्होंने सर्विस टैक्स हाइक किया है, और उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 5.1% पे रखा है। तो मेरे ख्याल से एक बजट यदि रियलिस्टिक बेसिस पे लगता है और इस साल के अंत तक यदि हम उस अनुमान के अंदर रह पाए, तो ये एक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि एवरी ईयर हमको वो डिसअपॉइंटमेंट होता है कि फिस्कल डेफिसिट स्लिपेज हुआ एटसेट्रा। तो आई थिंक दैट इज द जो सबसे बड़ी अच्छी चीज है बजट के बारे में, वो मुझे ऐसा लगा। और निवेशकों के अगर एंगल से हम आए, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उनको अगर ध्यान में रखते हुए सोचे तो कोई एक अनाउंसमेंट जो उनके लिहाज से बहुत अच्छा रहा है? एक जैसा अनाउंसमेंट हुआ है कि जो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, और उसमें अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि उसमें म्यूचुअल फंड्स इंक्लूडेड है कि नहीं, बट मेरे ख्याल से जब वो डिटेल आएगा स्कीम का तो उसमें ये म्यूचुअल फंड्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो यदि आपको इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट पे 50% टैक्स रिबेट मिलता है, तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए उससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जो एसआईपी में इन्वेस्टर जाते हैं उनको हमने देखा है कि रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरी चीज जो मैंने बोली थी उसी के साथ लिंक करते हुए बोलूंगा कि मार्केट्स में जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो मीट नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो बजट में यदि समझो फिस्कल डेफिसिट की जो टारगेट सेट हुई है या बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हैं वो रियलिस्टिक लेवल पे है, तो उससे मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो रहेगी वो सही रहेगी और वो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। आप बोल रहे थे कि कुछ उम्मीदें थी और बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीदें थी जो शायद पूरी ना हो पाई हो। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो पेंशन में स्वाति जो मार्केट है वो काफी इंडिया में अभी कम हो गई है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज काफी पेंशन कर रही थी। अगर आप 1-2 साल पहले की बात देखें तो 20-25% ऑफ द बिजनेस पेंशन से आया करता था। अभी पेंशन से देयर इज हार्डली एनी बिजनेस कमिंग, और एनपीएस ने भी उस हद तक टेक ऑफ नहीं किया जिस हद तक उसकी एक्सपेक्टेशन है। और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप कोई भी मेजर कंट्री का सिचुएशन देखे तो पेंशन इज अ मेजर कंसर्न फॉर देम। अगर आप थोड़े और मार्केट्स देखे जहां पे सोशल वेलफेयर स्ट्रांग है तो उनकी आज स्थिति खराब है, तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने पेंशन की प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। ये एक बड़ा कारण रहा है।
तो पेंशन के लिए अगर एक जो पहले सेक्शन थी उसको मर्ज किया गया, वो ठीक है, वो लिमिट्स मेंटेन किए गए थे, लेकिन अलग से अगर एक सेक्शन किया जाए जहां पे कुछ 50,000 या 1 लाख का लिमिट पेंशन के लिए अलग से हो, तो दैट विल मोटिवेट पीपल टू सेव स्पेसिफिकली फॉर पेंशन. That could have been done. Secondly, also we are expecting going ahead some reforms on DTC, which can increase the limit from 50,000 for health, life and medicine, जो है tuitions, that can be increased further. That would be another expectation that we have. And obviously, expectations are on the insurance reform bill, which will take its time, and Parliament has to pass it. महेंद्र, DTC पे क्लैरिटी अभी भी नहीं आई है, कब तक लागू होगा? उसे लेकर बहुत सारे निवेशक के मन में एक डाउट बैठा हुआ है. कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिस पे अभी तक छूट मिल रही है, जैसे इक्विटी लिंक सेविंग्स की, उसका स्टेटस क्या होगा आगे चलते हुए, ये क्लैरिटी नहीं है निवेशकों के मन में. क्या इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि इस बार कुछ क्लैरिटी आ जाए ताकि आपका भी और निवेशकों का भी जो डाउट है वो खत्म हो जाए? बिल्कुल, सब कोई चाहते थे कि क्लैरिटी आ जाए, बट जैसे आपने बताया, एक तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम पे है, दूसरा जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स है या डेट फंड में डबल इंडेक्सेशन बेनिफिट है. तो एक्चुअली यदि डीटीसी लागू होता था तो शायद उसका होल्डिंग पीरियड बढ़ जाता था. तो एक हिसाब से इन्वेस्टर्स खुश रहेंगे. और जहां तक डीटीसी लागू होने का सवाल है, जैसा कि अभी सिचुएशन है, ऐसा लगता नहीं है कि अगले साल भी इसका कुछ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा. तो एक थोड़ी सी क्लैरिटी ये है कि शायद डीटीसी तुरंत ना आए, बिकॉज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला कि बिकॉज उनको अभी ये लागू करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बोथ डीटीसी एंड जीएसटी, इसलिए उन्होंने एक्साइज और सर्विस टैक्स का रेट भी जीएसटी में जो प्रपोज रेट है उसके साथ अलाइन कर दिया. और उसी तरह डीटीसी के जो काफी टैक्स प्रपोजल है वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिए. सो एक जो अनसर्टेनिटी डीटीसी को लेके बनी हुई थी कि क्या प्रोविजन आएंगे क्या नहीं आएंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट के बाद जो की प्रोविजंस है जिनको इन्वेस्टर्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता था, उस पर शायद कुछ रिलीफ मिलेगी इन्वेस्टर को कि अब यदि डीटीसी भी आता भी है तो ये चीजें रहेगी. ऑलराइट, चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे कि जो भी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं बजट में इनफैक्ट उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कंपनी और इंडस्ट्री किस तरीके से उन अनाउंसमेंट्स को देखती है. आप बने रहिए हमारे साथ. मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस और एमएफ इंडस्ट्री, उन्हें ये बजट कैसा लगा और उनकी उम्मीदें क्या थी इस बजट से और उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है 2012 का बजट. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एएस नारायणन और प्राइमेरिका म्यूचुअल फंड के सीआईओ फिक्स्ड इनकम महेंद्र जाजू. जो भी अनाउंसमेंट्स किए गए हैं इंश्योरेंस को लेकर नारायणन, एक उसमें ये कहा गया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसका जो प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स कवर होगा तो आप टैक्स बेनिफिट टैक्स छूट मिलेगी. ये सब सिर्फ नए प्लान्स के लिए लागू होगा या जो पहले के प्रोडक्ट हैं उसको भी आप साथ में लेके चलेंगे? नहीं, जो पॉलिसी आपने 31 मार्च 2012 से पहले ली है उस पे ये बिल्कुल लागू नहीं होता है. तो अगर आपने जो भी पॉलिसी खरीदा है उस पे आपका सेक्शन 1010D विच मींस आपका मैच्योरिटी टैक्स फ्री एंड सेक्शन 80C विच मींस यू एलिजिबल फॉर रिबेट अप टू 1 लाख अंडर 80C, ये दोनों एप्लीकेबल है. 31 एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग अभी 31 मार्च के बाद जो है वो आपको 10 टाइम्स अगर आपकी कवर ना हो, मानिए आपने 10,000 का प्रीमियम दिया तो कम से कम 1 लाख का अगर आपका कवर ना हो तो आपको सेक्शन 1010D और सेक्शन 80C का फायदा नहीं होगा. इन अ सेंस ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि डीटीसी में भी ये 20 टाइम्स की बात की गई थी. तो ये है कि अभी जो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो प्रॉब्ली दे विल इंश्योर कि 10 टाइम्स कवर हो, क्योंकि टैक्सेशन इज अ वेरी मेजर बेनिफिट फॉर अस. तो अभी जो प्रोडक्ट आप लोगे शायद 31 मार्च के बाद तो आपको वही बेचा जाएगा जिसमें शायद 10 टाइम्स कवर कम से कम हो. पिछले 1.5 साल में इंश्योरेंस सेक्टर में खासकर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं. क्या दिक्कत हो रही है इंडस्ट्री को इस तरह के चेंजेस से? अभी भी नया अनाउंसमेंट फिर से एक इस अनाउंसमेंट से शायद इतनी दिक्कत ना हो, लेकिन यस अगर आपने क्यूमुलेटिवली अगर आप देखें तो लास्ट 1.5 ईयर्स में काफी चेंजेस हुए हैं. तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंडस्ट्री है. जैसे अगर आप देखते हो तो 3 मिलियन 30 लाख एजेंट से ज्यादा एजेंट्स है इंडिया में. बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं.
तो हमारे लिए इतना ही नहीं है कि हमने चेंज कर दिया और हम कल से बेचना शुरू कर दें। हमारे लिए प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, सिस्टम्स में चेंज करना पड़ता है, इतने लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, बिकॉज दे आर सर्टिफाइड, दे हैव टू गो एंड सेल, दे हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट देमसेल्व्स। तो दिस इज अ बिग चेंज, और इतना जल्दी इतने सारे जब चेंजेस आते हैं तो हमारे लिए वो अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाती है। इवन मार्केटिंग मटीरियल पूरा चेंज करना पड़ता है, इट्स अ बिग एक्सपेंस ऑल्सो। सो दैट इज येस अ फैक्ट, और इससे थोड़ी बहुत इंडस्ट्री इम्पैक्ट भी हुआ है। इफ यू सी दिस, अगर ये साल अगर आप देखते हो तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज डाउन बाय अबाउट 20% ऑन प्रीमियम्स, एंड वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो द नंबर ऑफ चेंजेस व्हिच हैव कम इन। मे बी अगर ये देखा जाए कि अगर 5 साल की रोड मैप अगर देते हैं कि 5 साल में या 3 साल में ये चेंजेस होंगे, ये टाइम से होंगे, तो दैट बिकम्स ईजियर फॉर द इंडस्ट्री टू मैनेज। महेंद्र, एसटीटी घटाया गया है, एक अच्छी खबर बाजार के लिए और निवेशकों के लिए लिहाज से भी। कैसे इसका इम्पैक्ट देखते हैं आप म्यूचुअल फंड पर, और निवेशक इससे क्या क्यूज ले सकते हैं? देखिए, एक तो है कि एसटीटी जो कम हुआ है वो ऑब्वियसली इट विल ऐड, जो इन्वेस्टर का प्रॉफिट है उस पर ऐड होगा। तो एक चीज और पहले, आपके आंसर के पहले, क्या उम्मीद थी कि कंप्लीटली हटा दिया जाएगा या उम्मीद से कम हुआ ये घटाना? नहीं, बिल्कुल चला जाएगा ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। आशा थी कि एसटीटी कम होगा। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद 50% रिडक्शन हो, बट खाली 20% हुआ। बट एक सही डायरेक्शन में कदम गया, और इन्वेस्टर को ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, और फंड्स भी जो हैं वो अपना जो एक्टिवली मैनेज करते हैं, बिकॉज जैसा हमको पता आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो फंड में भी एसटीटी का बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा, और ट्रांजैक्शन चार्ज कम होने से इन्वेस्टर्स अपने जो पोजीशन है उसको ज़्यादा एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, तो उनकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है या रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इम्प्रूव होगी। निवेशकों के लिए तो बढ़िया है, जो फंड मैनेजर है उनके लिए भी थोड़ा सा ये, उनके पास ज्यादा पार हो जाएगा चर्निंग करने का। बिल्कुल, वही मैं बोल रहा था कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में काफी वोलेटाइल है मार्केट, एक एक इवेंट पे मार्केट 5-10% ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको यदि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है तो आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा एफिशिएंटली और एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट जो फंड मैनेजर को मिलेगा वो अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर्स को ही पास ऑन होगा। कितना कम हो सकता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके एसटीटी के कम होने से? देखिए, एसटीटी एक जो है बाय इटसेल्फ, इफ दी फ्रीक्वेंसी जो आपकी है इन्वेस्टमेंट ट्रेंडिंग की वो बहुत ज्यादा है तो बेनिफिट है, बट वी नो कि इतना ज्यादा टाइमिंग कोई नहीं कर सकता। बट एक क्या होता है कि हम जो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इट इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट विच इज से 0.025%, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट क्वालिटेटिवली ये बहुत ज्यादा फर्क देता है। तो वो चीज जो है वो आप नंबर्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते कि यू नो क्वालिटेटिवली ये फंड मैनेजर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप ज्यादा अपने आप को एक्टिवली मैनेज करो। ऑलराइट नारायणन, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये उम्मीद थी या फिर ये झटका लगा इंडस्ट्री को? ऑल्टरनेटिव टैक्स तो पहला भी था, लेकिन जो इन्होंने कहा it takes the minimum alternative tax to 18%, which is a bit confusing because as such we don't think we come under it. We have to examine this more closely. इसमें हमें clarification चाहिए क्योंकि as such हमारा taxation rate ही 12% होता है as such. So अगर हमारा minimum alternative tax 18% हो जाता है, then it becomes a maximum tax and not a minimum tax. It is sensible for companies which have to pay 30% tax to have a minimum alternate of 12% of book profits if they are showing expenses etc. But जब हमारा tax ही 12% है तो हमें अगर 18% का मैट हो तो that doesn't make sense. So we don't think this applies to us, but we need a clarification. I think it will be clarified and I hope it doesn't apply to us. If it does, then it is a major impact. Alright, चलिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, आप भी बने रहिए CNBC आवाज के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बजट कैसा लगा। चर्चा में शामिल हो रहे हैं बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर एस नारायणन और प्रीमेरिका म्यूचुअल फंड के CIO फिक्स्ड इनकम महेंद्र जाजू। ये बताइए नारायणन कि सर्विस टैक्स क्योंकि बढ़ा दिया गया है तो एक निवेशक या फिर जिस पॉलिसी होल्डर सोच रहा होगा कि क्या प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी, आप क्या पास ऑन करेंगे उसे?
यूलिप में बढ़ोतरी नहीं होगी। जो प्रीमियम नहीं बढ़ती है क्योंकि वो इनबिल्ट होती है सर्विस टैक्स, तो इफेक्टिवली उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। So, हालांकि प्रीमियम नहीं बढ़ती है। ट्रेडिशनल में इट विल चेंज द प्रीमियम अ लिटिल बिट, थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा। तो यस, ये सर्विस टैक्स का इम्पैक्ट है विच विल be passed on to the consumer, because I think insurance industry will not now have any margins to कितना परसेंट फिर भी ये पास ऑन किया, मतलब बढ़ेगा तो it is 1.5% of premium in case of traditional policies. In case of ULIPs, the service tax goes up effectively from 10.3% to 12.36%. ओके। So ऑलराइट, that's तो a यहाँ minor पर एक impact. बुरी खबर, मतलब बुरी खबर तो नहीं Slightly, कहेंगे, yes, लेकिन हाँ absolutely. थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। Absolutely. ऑलराइट, एक बात बताइए महेंद्र, सेविंग बैंक अकाउंट पे जो कहा गया है 10,000 तक के जो ब्याज आएगी उसके ऊपर टैक्स छूट मिल सकती है, मिलेगी। हम अभी तक नॉर्मली ये बोलते रहते हैं कि अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में मत रखिए, आपको अलग ऑप्शंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज है जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में एक होता है लिक्विड प्लस या फिर लिक्विड स्कीम में आप डाल सकते हैं पैसे। आपको लगता है कि यहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर आप क्या सलाह देंगे निवेशक को कि वो सेविंग बैंक अकाउंट की तरफ रुख करे या फिर आपकी जो स्कीम्स है शॉर्ट टर्म फंड्स उसके अंदर जाए? देखिए, दो चीजें बहुत ही क्लियर है। एक तो जो म्यूचुअल फंड्स के स्कीम है, शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स है या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स या लिक्विड फंड, वो कंसिस्टेंटली फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देते हैं, बिकॉज वो बल्क में इन्वेस्ट करते हैं, दे इन्वेस्ट इन बैंक सीडीज एंड ऑल। दूसरा जो टैक्स बेनिफिट मिलता है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट करें तो पूरे रिटर्न पे आपको सिर्फ 15% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। तो फिक्स डिपॉजिट में वो 10,000 तक, तो आपने 1 लाख का डिपॉजिट किया और आज के रेट में 10% टैक्स रेट चल रहे हैं, तो एंड दैट आल्सो आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। आप यदि से एक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में इन्वेस्ट करो जहाँ पर 10% रिटर्न आते हैं, तो विद दी डबल इंडेक्सेशन बेनिफिट वो टैक्स फ्री है। तो जो छूट है 10,000 रुपये की, वो बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा है, बट जो अमाउंट है वो बहुत छोटा है। म्यूचुअल फंड में जो सेफ्टी है, जो लिक्विडिटी है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज आप जब भी चाहो अपना पैसा 1 दिन के नोटिस में निकाल सकते हो, जो फिक्स डिपॉजिट में आपको नहीं है। ये flexibility तो मेरे ख्याल से जिनको इस प्रोडक्ट की समझ है और जिनके पास बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग ज्यादा अब लिक्विड फंड की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अच्छा, जो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम लॉन्च की गई है महेंद्र, आपको लगता है अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है? अभी खबर भी ये आ रही कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरी डिटेल्स उसकी आएगी। उस पर क्या म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन होगा? आपका क्या लगता है इस बारे में? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन होगा, बिकॉज आज नहीं, आप यूटीआई जब इनिशियली लॉन्च हुआ था 1962 में, तब से इक्विटी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड जो है सबसे बेहतरीन माध्यम है। तो गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाएगी और उसके जो डिटेल आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड को एक जगह मिलेगी, बिकॉज म्यूचुअल फंड जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि डिटेल क्या आते हैं, आई मीन लॉजिकली स्पीकिंग देयर विल बी डेफिनेटली उनको जगह मिलेगी म्यूचुअल फंड को, बिकॉज म्यूचुअल फंड का काम ही है रिटेल इन्वेस्टर को। आप बड़े मायूस थे कि ये मार्केट में या फिर इक्विटी में एक्सपोजर के लिए बहुत बढ़ावा दे रही है सरकार, लेकिन इंश्योरेंस की तरफ कुछ ज्यादा नहीं किया जा रहा है। ऐसी कोई स्कीम आपको भी चाहिए थी इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी? आई जस्ट थिंक कि जो राजीव गांधी स्कीम इन्होंने अनाउंस किया है अभी गवर्नमेंट ने, तो उसमें यूलिप्स को भी ऑब्वियसली शामिल होना चाहिए, बिकॉज यूलिप्स हैव इक्विटी स्कीम्स एंड विच आर मिनिमम ऑफ 5 ईयर लॉक इन। और इफ यू लुक एट एक्चुअल रिटेल पार्टिसिपेशन, तो इस कंट्री में सिर्फ इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज रीच टू रिटेल। इफ यू लुक एट अदर इंडस्ट्रीज, सॉरी टू से, वेल द लार्जर बिजनेसेस फ्रॉम कॉर्पोरेट, whereas in insurance industry the most of the business is from retail, and the ULIPs is the one product which every retail investor had largely accepted. और आज के तारीख में यूलिप बहुत अच्छा हो गया है विद द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, वेयर कमीशन हैज बीन कैप्ड एंड चार्जेस हैव बीन रियली रिड्यूस्ड, जो बहुत कम हो गई है लास्ट यूलिप चेंजेस के बाद। तो इसमें यूलिप बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो गया है, एंड दिस प्रोविजन शुड अप्लाई टू यूलिप्स ऑल्सो लॉजिकली। अगर ये एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स में अप्लाई होता है, यूनिट लिंक स्कीम के इक्विटी स्कीम्स में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। दैट विल बी वन गुड थिंग विच कैन बी डन। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जो छूट मिल रही थी 15,000 में, उसमें एक सब कैटेगरी लिमिट नहीं बढ़ाई गई। करेक्ट। डिसअपॉइंटिंग है ये?
इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग क्योंकि उसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है 5,000 रुपीज की आ गई है। तो पहला टोटल 35,000 यूज्ड टू बी देयर, इन विच यू हैड 15,000 फॉर सेल्फ एंड 15 to 20,000 फॉर पेरेंट्स। अभी जो ये 5,000 है उसी में इंक्लूडेड है, विच मीन्स द स्कोप फॉर हेल्थ इंश्योरेंस रिड्यूसेस बाय 5,000 रुपीज। तो इसे सेपरेट करके या तो 40,000 करना चाहिए या तो सेपरेट रखना चाहिए। दैट्स ऑब्वियसली शुड बी डन। महेंद्र, वक्त कम है, बस क्विकली इस पूरे बजट को आप निवेशक के लिहाज से, म्यूचुअल फंड के निवेशक और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिहाज से कैसे देखते हैं, कैसे रैंक करते हैं आप इसे? मेरे ख्याल से बजट आप कहें तो एक एवरेज बजट है। इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि दुनिया भर में इतने तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं और उस सिचुएशन में हमारे जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ बनी रहे। ग्रोथ बनेगी तो टैक्स आएंगे तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। सो एक खराब जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसमें भी मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और अगले 3 साल में उसका नतीजा इन्वेस्टर को मिलेगा। मतलब ये कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी इंडस्ट्री की, बस क्लैरिफिकेशन थोड़ा चाहिए था, जहां पर सरकार इस बार नहीं दे पाई, वित्त मंत्री नहीं दे पाए। उम्मीद करते हैं कि आगे चलते हुए क्लैरिफिकेशन आएंगे और जो निवेशक के साथ इंडस्ट्री के मन में भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।